बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक फिज़िक्स बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कुछ न्यूमेरिकल जो हैं वो चैप्टर नंबर 13 के 10 ईयर में से कर लेते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स 10 ईयर्स में से। सही है जी। अच्छा जी, 2019 और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 और पेज नंबर है 53। सही है जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कंजा खान कह रही हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेटा कंजा आप अपना स्पीकर चेक करें, यहाँ से तो क्लियर है। अच्छा जी, तो 2019 का क्वेश्चन नंबर 16 और पेज नंबर 53 पे जो मौजूद है वो हम लोग करने जा रहे हैं। सवाल में लिखा है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर का हमारे पास जो फोकल लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एफ से, स्मॉल एफ। ये गिवन है 15 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए? बेटा फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर और कह रहे हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इसका मतलब P की वैल्यू मालूम करनी है। सही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? P होता है। अच्छा जी, बेटा जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही वो रिकनेक्ट करें बेटा। अच्छा जी,
तो मैं सवाल दोबारा पढ़ रहा हूँ. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस so as to get its real image magnified thrice. सही है. मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है कितनी? 3. अच्छा जी, अब देखें करना क्या है आपको. एफ फोकल लेंथ गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लोगों को मालूम करना है, और एम की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है? 3 दी हुई. मैग्निफिकेशन गिवन है कितनी? 3. अच्छा जी, अब देखें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से Q की वैल्यू निकालेंगे. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी. m की जगह आप लोग लिख देंगे क्या? 3. और यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन पी. इसके बाद देखें P यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3P इज इक्वल टू Q. तो Q की वैल्यू आपके पास 3P आ गई. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब मिरर फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए P की वैल्यू मालूम करते हैं. मिरर फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन क्यू. अब देखें वैल्यू रिप्लेस की, ये आ गया 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू पी की जगह मैंने क्या लिखा? P लिख दिया, और Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3P लिख दिया. अब देखें इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद जो है वो इसका आंसर फाइंड करेंगे. देखें P और 3P का जो LCM है वो 3P आ जाएगा. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सही है, ये काम आप लोगों को आता है. 3 वन ज़ा 3 हो गया, ये हो गया 1. अच्छा जी, यहाँ पे क्या मौजूद है? 1/15 मौजूद है. अच्छा आगे चलें, ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू 4/3P. अच्छा जी, इसके बाद इस P को उठा के जो है वो यहाँ पे ले आएंगे 1 के पास, और 5 और 15 को ले जाएंगे 4 के पास. तो देखेंगे कुछ ऐसा हो जाएगा. ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 15/3. इसको सॉल्व कर लें. 3 वन ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15. तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर. तो बेटा ये हमारे पास जो है वो P की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर. कोई मसला है बेटा सवाल में तो पूछ लें. मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ. अच्छा जी, मोहम्मद हादी कह रहे हैं सर लास्ट में. बेटा लास्ट में देखें यहाँ पे एलसीएम लिया, P और 3P का एलसीएम 3P आ गया. उसके बाद P को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो एलसीएम आता है ऊपर दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर करना होता है. तो 3 को P को 3 से मल्टीप्लाई किया. जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. ऊपर हो गया 3 वन ज़ा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4 हो गया, और नीचे क्या आ गया? 3P आ गया. सही है. अच्छा जी, उसके बाद देखें क्या किया, ये 1/15 इज इक्वल टू 4/3P. अब देखें P की वैल्यू निकालनी है. इस P को उठा के मैं यहाँ पे ले गया, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 4 के साथ, यहाँ पे आगे क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया. सही है, ये हो गया P. 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1P हो जाएगा. 1 तो लिखते नहीं है. अच्छा, ये 15 यहाँ पे डिवाइड में था, इसको यहाँ पे उठा के लेके गए, मल्टीप्लाई हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 15/3 ऐसे ही मौजूद. फिर 3 वन ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, ये हमने कैंसिल किया. 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 20 आ गया. सही है बेटा. तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गई. और बेटा इसमें किसी को कोई मसला है तो पूछ ले.
बताएं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। इस सवाल में कोई मसला नहीं है तो आगे बढ़ें। ये मोहम्मद शारिक खान 3 दफ़ा क्यों आ रहे हैं भाई? एक जगह से कम हो गए। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। टू 2018 में क्वेश्चन नहीं है चैप्टर 13 का, इसमें लेंस वाला है। चैप्टर 14 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 2017 में चेक करते हैं। 17 में भी जो है वो क्वेश्चन नहीं है, लेंस का क्वेश्चन है। 16 में चेक करते हैं। टू 2016 का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। 2016 का क्वेश्चन नंबर 7। टू 2016 क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 63। अच्छा जी, देखें सवाल में कहा जा रहा है सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैग्निफिकेशन में फ़र्क है। कह रहे हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। अभी जो फोकल लेंथ गिवन है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर गिवन है बेटा। अच्छा जी, एफ की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा जा रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, इसका मतलब पी की वैल्यू पूछी जा रही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सो एज टू गेट इट्स रियल इमेज मैग्नीफाइड 4 टाइम्स। अगर उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी आ जाए? 4 आ जाए। बेटा मैंने आप लोगों को जो है वो अलाउ कर दिया है, आप लोग माइक इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है जी। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास जो है वो 4 टाइम्स हो गई है। आगे बढ़ाते हैं सवाल। पी की वैल्यू मालूम करनी है। लास्ट क्वेश्चन जैसे हम लोग ने किया था बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। एम की वैल्यू 4 दी हुई है और यहाँ पे क्या है, क्यू अपॉन पी है। अच्छा, पी को यहाँ से वहाँ मल्टीप्लाई कर दें
ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4p आ जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। देखें, मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10। p की वैल्यू कितनी दी हुई है, निकालनी है। और q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4p है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। p और 4p का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4p आ जाएगा। अब देखें, ये p, इस p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 4 1 जा 4 प्लस 1, बेटा खुदामा अपना माइक बंद कीजिए, जब कुछ पूछना हो जब खोलिएगा माइक। अच्छा जी, अब देखें, इस p को उठा के वहाँ ले जाएंगे। ये p जो है यहाँ पे आ जाएगा 1 के पास, तो ये हो जाएगा p 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। और इस 10 को उठा के यहाँ ले आए, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 4। सही है जी। अब इसको सॉल्व करें। देखें, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो p इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25/2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। 12.5। जो हमारे पास कितनी आ गई, 12.5 सेंटीमीटर आ गई। हाँ बेटा, इस सवाल में कोई मसला है तो पूछ लें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। बस m की वैल्यू यहाँ पे 4 है, वहाँ पे 3 दी हुई थी। f की वैल्यू वहाँ 15 थी, यहाँ पे 10 है, बस इतना फ़र्क है। क्लियर है सर, आगे चलें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन से ईयर में है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2012 में है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2012 में है। 2012 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर है 19, पेज नंबर है 75। अच्छा जी, अब देखें आगे, स्टार्ट करते हैं सवाल। कह रहे हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, यानी आर। आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 20। 20 सेंटीमीटर आर गिवन है। अच्छा जी, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस
so as to it get its real image magnified twice. एम पी की वैल्यू मालूम करनी है और मैग्निफिकेशन दी हुई है कितनी 2। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर की मदद से एफ की वैल्यू निकालेंगे। एफ का एक फॉर्मूला होता है r/2। सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो एफ की वैल्यू आ जाती है। कर लेते हैं। तो f इज इक्वल्स टू 20/2। तो f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 10 सेंटीमीटर। सही है बेटा, ये f की वैल्यू आ गई। अच्छा, दूसरी तरफ क्या करेंगे, जैसे पिछले सवाल में किया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए q की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन की जगह 2 रखा, यहाँ पे आ गया q/p। तो q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2p आ जाएगी। सही है जी, q की वैल्यू आ गई। इसके बाद f की वैल्यू भी मालूम हो गई है, यहाँ पे q की वैल्यू भी मालूम हो गई है। अच्छा, अब क्या करते हैं, मिरर फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो f की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, p की जगह p आ जाएगा और q की जगह क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा बेटा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पे p और 2p का एलसीएम लेंगे, 2p आ जाएगा। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और यहाँ पे क्या मौजूद है 1/10। इस p को उठा के यहाँ पे ले आए, ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करें, 2 2 5 10 और 3 5 15। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। सही बेटा, तो ये हम लोगों ने जो है वो न्यूमेरिकल्स किए पास्ट पेपर में से 10 ईयर में से। बस इतने ही हैं चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स जो 10 ईयर पेपर में मौजूद हैं। और मेरे ख्याल से कल मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करा दिए थे। हाँ, एमसीक्यूज हो गए थे हमारे, और सवालात पे भी मेरे ख्याल से निशान लगवा दिया था चैप्टर नंबर 13 के। हाँ, चैप्टर नंबर 13 के सवालात पे भी मैं निशान लगवा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, आज हम लोग अपना अब चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोग नोट्स ले आएँ ज़रा, होंगे आप लोगों के पास। नोट्स का पेज नंबर 131, नोट्स का पेज नंबर 131। अच्छा बेटा, इस चैप्टर 14 का जो नाम है वो आप लोग बुक में चेक कीजिएगा, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है। सही है जी। पेज नंबर आप लोग निकाल लें अपने नोट्स का 131। पेज नंबर 131 पे जो है सबसे पहले हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, इसे पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? कह रहे हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट अंडरगोज अ चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज इन वेलोसिटी। दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जब भी लाइट जो है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या होती है, एंटर होती है, तो उसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सही है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दी हुई है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। ये असल में जो स्क्वायर उन्होंने बनाया है ये इस तरीके से है कि ये एयर है और ये हमारे पास क्या है, वाटर है। सही है। ये दो अलग अलग मीडियम है। अब जब लाइट रे जब भी एयर से जो है वो एंटर होती है वाटर में, तो जैसे ही वाटर के अंदर एंटर होती है तो इसके एक तो एंगल में फ़र्क पड़ जाता है। सही है। यानी देखें, पहले ये ऐसे स्ट्रेट आ रही थी यूँ, अभी यहाँ पे आके ये क्या हो गई, बेंड हो गई। सही है। जैसे आप लोग अपने नोट्स की फिगर में देख सकते हैं कि लाइट रे जैसे ही एंटर होगी वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। सही है। और ये जब बेंड होगी इसकी स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा और इसकी डायरेक्शन में भी क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। देखें, ये जब ये एयर से एंटर हुई तो असल में तो इसको ऐसे आना चाहिए था। सही है। मैं ब्लू लाइन बना देता हूँ। देखें, असल में इसको ये ऐसे आना चाहिए था, मगर ये क्या हुई, यहाँ पे आके बैंड हो गई। सही है। ये जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। इस बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। सही है। बैंड भी होती है और साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फ़र्क पड़ जाता है। बाद औक़ात कम हो जाती है, बाद औक़ात ज़्यादा हो जाती है, यानी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ जाती है। सही है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जैसे जो है हम लोगों ने लास्ट टाइम रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था, इसी डायग्राम के नीचे जो पेज नंबर 131 है इसी के नीचे देखें कुछ चीज़ें हैं। इंसिडेंट रे, ये जो ऊपर वाली लाइन है, सही है, ये कहलाती है इंसिडेंट। अच्छा, ये उसके बाद रिफ्रैक्टेड रे, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये नीचे वाली रेड लाइन, सही है, ये जो लाइन है ये कहलाती है रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टेड एल से, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड है आर से। सही है। तो ये इंसिडेंट रे है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। सही है बेटा। बीच में एक लाइन जो है वो सपोज की जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये एक बीच में मैंने ऑरेंज कलर की लाइन बनाई, ये क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है बेटा। सही है। ये असल में इमेजिनरी लाइन होती है, इसका काम क्या होता है, एंगल मालूम करना होता है, एंगल मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो एंगल चेक कर लेते हैं। देखें, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो इंसिडेंट रे का बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही है। ये कहलाती है एंगल आई। इसी तरीके से ये वाला एंगल जो है, ये नीचे वाला एंगल, सही है, ये वाला एंगल कहलाता है क्या, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही है। तो टोटल मैंने आप लोगों को जो है इसमें 5 चीज़ें बताई। एक इंसिडेंट रे बताया, एक रिफ्रैक्टेड रे बताया, तीसरी चीज़ नॉर्मल बताई, चौथी चीज़ जो है मैंने आप लोगों को क्या बताई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया,
और पांचवी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताया। सही है बेटा। तो ये टोटल रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसके साथ ये 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इसमें कोई मसला है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। पेज नंबर 131 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा जा रहा है डिफाइन नेचर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। ये जो लाइट बैंड होती है, इसकी जो बैंड है, बैंडिंग है, इसकी नेचर क्या है। इसमें देखें दो चीज़ें हैं। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अच्छा, ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या चीज़ है। देखिए, रेयरर का मतलब है जिसकी डेंसिटी आपके पास क्या हो, कम हो। और डेंसर का मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी क्या है आपके पास ज़्यादा है। सही है। डेंसिटी हम लोग जो है वो पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। रेयरर मीडियम की एग्जाम्पल जो है वो क्या है, एयर है। और डेंसर मीडियम की एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास। अब देखें, एयर जो है वो एक हल्की चीज़ है, उसकी डेंसिटी कम है। और ग्लास की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। सही है। अच्छा, अब अगर लाइट जो है वो एयर से ग्लास में, अब फर्ज करेंगे हमारे पास एक ब्लॉक है ग्लास का। सही है। इसका एक प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं। मगर अब देखें, स्कूल में आप लोगों को एक प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ग्लास स्लैब के नाम से एक प्रैक्टिकल होता है, उसमें ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं। अब फर्ज करेंगे हमारे पास एक ग्लास का जो है टुकड़ा है, यहाँ से लाइट एंटर हुई। सही है, ये एयर है। एयर से लाइट एंटर हुई और ये क्या हो गई, बैंड हो गई। सही है। जब एयर से ग्लास में एंटर होगी तो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास जो है नॉर्मल बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। सही है, बिल्कुल बीच में से गुजरती है ये लाइन। अच्छा जी, अब देखें, ये हमारे पास जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जो है वो लाइट ट्रेवल होगी, तो वो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल के करीब क्या होगी, बैंड होगी। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है। मैं ये पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इट इज़ डिड्यूस्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स दैट when light passes from a rarer medium to a denser medium, say from air to glass, it bends towards the normal and slows down. जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल होगी, तो पहला काम तो ये होगा कि वो नॉर्मल की तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल से करीब आ जाएगी। सही है। और दूसरी चीज़ क्या होगी, उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है, ये हमने पहला रूल पढ़ा। सही है। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या होगा। अब फर्ज करें हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पॉइंट है।
अच्छा, अब इसमें जो है वो लाइट इन्वर्स होगी, यानी अब लाइट जो है वो नीचे से ग्लास की तरफ से आएगी। सही है, ये ग्लास है हमारे पास और ये एयर है। अब डेंसर टू रेयरर हो रही है, उल्टी। सही है, अब जब ग्लास से लाइट निकलेगी देखें ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरफ ये ऐसे मजीद यूँ बेंड हो जाएगी। अब अगर हम नॉर्मल चेक करें तो हमारे पास नॉर्मल क्या है, देखें ये नॉर्मल है। सही है, अब ये लाइट हमने कहाँ से चेक की है, ये लाइट आ रही है यहाँ से, ये ग्लास से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है। अब देखें हुआ क्या, मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज। अब देखें जब ग्लास से एयर में लाइट ट्रेवल हुई है तो होगा क्या, ये नॉर्मल से दूर हो गई। सही है, नॉर्मल से दूर हो गई और इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। सही है बेटा, तो पहले पॉइंट में क्या समझाया गया कि जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो नॉर्मल की करीब आ जाएगी बैंड होने के बाद। दूसरे पॉइंट में क्या समझाया गया कि जब भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करेगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और दूसरी चीज़ उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है, तो ये हम लोग ने जो है वो चैप्टर नंबर 14 के मैंने आप लोगों को 2 सवाल कराए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बेटा आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, और फिर हम लोग आज की क्लास ऑफ करते हैं। बेटा शारिक पूछ रहे हैं सर स्कूल 11 से ओपन हो रहे हैं। बेटा मुझे कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई कि 11 से ओपन हो रहे हैं या फिर 18 से। 18 की भी अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। सही है, चलें बेटा, सही है, क्लास ऑफ करते हैं हम लोग। कल इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 14 को जो है मज़ीद आगे पढ़ेंगे।